ऑफ़र बाय वन गेट वन फ्री। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोग मेरा महरम इश्क लवर्स हैं। काफ़ी सारे तो इसके सीज़न 3 का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये खबर सिर्फ मेरा महरम इश्क रीडर्स के लिए है। जिन्हें नावल पीडीएफ में चाहिए हो मुझसे रब्ता करें। मेरा महरम इश्क सीज़न 1 और 2 दोनों का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और जितने लोग पीडीएफ लेंगे इस हिसाब से मैं फ़ैसला करूँगी कि मैं सीज़न 3 लाऊं या नहीं। तो जिससे मेरा महरम इश्क दोनों सीज़न पीडीएफ में चाहिए वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। मेरा महरम इश्क का सीज़न 1 चूँकि इसकी ऑलरेडी पीडीएफ बन चुकी थी और किसी ने खुद ही बनाकर गूगल पर अपलोड कर दी थी, इसलिए मैं पहला सीज़न आपको बिल्कुल फ्री दूँगी। क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे उसके पैसे दें तो वो आप सबके साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन सीज़न 2 का पीडीएफ मैं खुद बनवा रही हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को फ्री लिख कर देती हूँ। कभी कोई डिमांड नहीं की। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन मेरा महरम इश्क सीज़न 2 का पीडीएफ रेट 500 है। इसके साथ आप लोगों को सीज़न 1 फ्री मिलेगा। सीज़न 2 आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो जो मेरा महरम इश्क के लवर्स दोनों सीजन्स एक साथ पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करें और 20 सितंबर से पहले पीडीएफ बुकिंग करवा लें। तो जी, अब आते हैं राज आंखें तेरी रीडर्स की तरफ। तो बिल्कुल राज आंखें तेरी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, मगर एक ट्विस्ट ये है कि राज आंखें तेरी की लास्ट एपिसोड से पहले उसका पीडीएफ बन जाएगा। तो जो राज आंखें तेरी पीडीएफ में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी यही ऑफ़र है। राज आंखें तेरी का पीडीएफ प्राइस 500 रुपये है, मगर चूँकि किस्मत नावल पहले से अपलोड है इसलिए मैं राज आंखें तेरी का सीज़न 1 जो कि फ़ेसबुक पर नहीं मौजूद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इन्हें बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगी। सो बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और दोनों नॉवेल्स इंजॉय करें। पीडीएफ हासिल करने का तरीका ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आपने 500 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे ट्रांसफ़र होने के फ़ौरी बाद दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। राज आंखें तेरी किस्मत 2 इस कलम मेहर नूर किस्त नंबर 35। अरमान को अपने कदमों पर खड़े रहना मुहाल लग रहा था। ये सब केस को मैनिपुलेट करने के लिए कहा जा रहा है योर ऑनर। मिस्टर अरमान इस केस से इमोशनली अटैच हैं क्योंकि इल्ज़ाम इनकी अपनी बीवी पर लगा है, इसलिए मैं आपको एक मुफीद मशवरा दूंगी मिस्टर अरमान। हाँ, वकालत छोड़ें और जाकर अपना पुलिस स्टेशन संभालें। आप अभी इस शोबे में बच्चे हैं। वकील साहब अरमान पर तंज कर रही थी, जिस पर अदालत में दबी दबी हंसी गूंजी। साइलेंस। जज साहब ने सबको खामोश करवाया और फिर अपने सामने पड़े पेपर पर कुछ लिखकर साइन किए। वो क्या फ़ैसला सुनाने वाले थे, ज़रीन का दिल बहुत तेज़ी से कांपा। अरमान ने खुद को गिरने से बचाने के लिए टेबल का सहारा लिया। ये कैसा इंकशाफ था? क्या इससे झूठ बोलकर इसकी ज़री को कत्ल कर दिया गया था? वह कमरा, अदालत, ज़रीन को बेगुनाह साबित करना सब भूल गया। याद था तो सिर्फ इतना कि उसकी ज़री को जानबूझकर उससे जुदा किया गया, किसी साजिश के तहत। वो अजीब दोराहे पर आकर खड़ा हो गया। क्या सच था, क्या झूठ था, ये सब सोच सोच कर वो पागल होने लगा। दिमाग काम करना बंद कर गया। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने एक नज़र पलट कर ज़रीन को देखना चाहा, मगर आंखों के सामने धुंधलाहट छा गई। चंद पल बाद उसने अपना सर झटका। दोबारा ज़रीन को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसे ज़रीन की जगह वो 9 साल बच्ची नज़र आ रही थी, जो आज भी मुस्कुरा कर उसे ही देख रही थी। आलम। इसकी खिलखिलाती हंसती अरमान आलम को सारी अदालत में गूंजती महसूस हुई। अरमान आलम की निगाहें इसी वजूद पर टिकी हुई थी जब इसके करीब आ रही थी। आप कर सकते हैं आलम, आप सब कर सकते हैं। साबित कर दें कि आप अपनी बीवी को बेइज्जत करने वालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मैं जानती हूँ आप सब कर सकते हैं आलम, हिम्मत करें। उसके करीब से गुजरती वो आगे बढ़ी, ऐसे कि उसके हाथ की पुश्त अरमान के हाथ के पुश्त से मस हुई। फिर वो हवा में धुआं बने गायब हो गई। अरमान जैसे किसी गहरे ख्वाब से निकला कुछ हद तक खुद को कंपोज किया। टेबल पर गड़ा ग्लास उठाया और सारा पानी एक ही सांस में पी गया। अब इससे कुछ बेहतर महसूस हो रहा था। उसने चेहरा उठाए ज़रीन को देखा, जो नम निगाहों से अरमान को ही देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ था, शायद अरमान पर यकीन। वो चाहकर भी इस लड़की का ये यकीन नहीं तोड़ सकता था। अब उसने इस वकील को देखा। योर ऑनर, क्या है ना, मेरी काबिल दोस्त के पास कोई ठोस सबूत या कोई ठोस गवाह नहीं है जो ये साबित कर सकें कि मेरी क्लाइंट कातिल है। इसलिए अब ये मेरा केस वीक करने के लिए इमोशनली अटैचमेंट जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। मैं किसी को नाक नहीं दूंगा कि कोई मेरी ज़ातियात में घुसे। अगर मेरी मौकला मेरी बीवी है तो इसका केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा मकसद सच्चाई सामने लाना है।
वो मैं सबके सामने लाकर सबको दिखा चुका हूँ। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप भी अदालत में पेश करें, वरना ऐसा अहमकाना रवैया अख्तियार मत करें। और जहाँ तक रही बात वकालत की, तो कानून सालों से पढ़ता आ रहा हूँ। मेरा इस शोबे में आपसे ज़्यादा तजुर्बा है। हम यहाँ वकालत करने ही बैठे हैं, इसलिए बेहतर है पर्सनल्स पर मत जाएँ। अलमुख्तसर ये जज साहब कि मेरी बीवी है, बेगुनाह है। अब फैसला आपने इंसाफ के कलम से आपको करना है। जज साहब योर ऑनर। वो सारी बात नहायत संजीदगी से कहता आखिर में सर को खम करता चंद कदम पीछे हुआ। ज़रीन बेबसी से अपने हाथ की उंगलियां चटखाती अरमान को तो कभी जज को देख रही थी। अब फैसले का वक्त था। बिलाखिर जज साहब ने कुछ कहने के लिए लब खोले। तमाम गवाहों और सबूतों को सामने रखा जाए तो मिस्टर अरमान का केस और सबूत ज़्यादा पुख्ता हैं। हर ये बात साफ हो चुकी है कि मिसेस ज़रीन की जान को ख़तरा है। हर मकतूल बेमौत मारी गई। अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि जल्द से जल्द असल कातिल को पकड़ा जाए। और मिसेस ज़रीन को ये अदालत इस इल्ज़ाम से बाइज़्ज़त बरी करती है। इनको जो परेशानी उठानी पड़ी इसके लिए अदालत माफ़ी चाहती है। द केस इज़ ओवर। जैसा आपने पुख्ता लहज में फैसला सुनाया, फिर वो उठ खड़े हुए। अदालत का टाइम ख़त्म हो चुका था। अरमान ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। एक पुरसुकून सांस, जैसे बहुत बड़ा महाज जीत लिया हो। सनी जो आंखें मीचे खड़ी थी, उसके कानों से आंसू बहते गालों पर फिसल गए। उसे अपने कदमों से जान निकलती महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो नज़र सीधा इस शख्स के चेहरे से टकराई। इसने दोनों हाथ रेक पर रखे, खुद को गिरने से बचाने के लिए सहारा दिया। अलमास कुरैशी के लबों को एक गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। इसका मोबाइल फ़ोन बज रहा था, इसलिए वो खामोशी से कमरा अदालत से बाहर निकल गया। मिनाल जो केस की सुनवाई के दरमियान ही अदालत में दाखिल हुई थी, वो जल्दी से ज़रीन के पास पहुंची। ज़रीन चंद कदम चलती मिनाल के करीब आई। मिनाल ने बेसाख्ता आगे बढ़ते इससे अपने साथ लगा लिया। देखो सब कुछ ठीक हो गया, वो इसे हौसला दे रही थी। और वो मिनाल के गले लगे रो रही थी। वो पांचों इस वक्त अरमान के सामने खड़े थे। तुमने कर दिखाया अरमान, यू आर द बेस्ट। सितारा ने उसके कंधे पर ठपकी देते दाद दी। अरमान ने आंखों से हंस पड़ा। अनाबिया पाँव पटकती हुई कमरा अदालत से बाहर निकल गई। बस अब वो 7-8 लोग ही कमरा अदालत में खड़े थे। वो ज़रीन से अलग हुई तो ज़रीन चंद कदम चलती अरमान के करीब आई। वो पाँचों कुछ पीछे हो गए। वो बेसाख्ता आगे बढ़ी थी और तेज़ी से उसके करीब आते उसके सीने से लगी। अरमान अलम का सारा वजूद साकत रह गया। इसने दोनों हाथों से बहुत मजबूती से अरमान के गिरद हिसार बनाया। अरमान का चेहरा सुर्ख पड़ा। वह सब हंस पड़े और वह इसके सीने में चेहरा छुपाए रो रही थी। अरे अरमान, तुम तो ब्लश कर रहे हो। अरमान का लाल गुलाबी चेहरा देखते सितारा ने उसे छेड़ा और इस बार सब हंस पड़े। चंद पल बाद अरमान ने अपना साकित हाथ उठाया और इसके सर तक लाकर बहुत नरमी से उसका सर थपथपाया। वो अब कुछ हद तक खुद पर काबू पा चुकी थी, इसलिए थोड़ा सा पीछे हुई। उसने चेहरा उठाया, अरमान को देखा। वो बहुत मुश्किल से अरमान के कंधे तक आ रही थी। वह इससे ज़्यादा लंबा था, इतना कि उसे अरमान को देखने के लिए सर उठाना पड़ता था। नम आँखें, लरज़ता वजूद, सहारे के लिए उसने अभी तक अरमान का बाजू पकड़ रखा था। वह अरमान की आंखों में ही देख रही थी। फिर उसने धीरे से एक सरगोशी की, मेरे लिए लड़ने का शुक्रिया। और अरमान को लगा जैसे उससे इसकी मेहनत का फल मिल गया था। उसका एक शुक्रिया हर चीज़ पर भारी पड़ गया। वो बस मुस्कुरा दिया था। फिर नफ़ी में सर हिलाते इन सबको देखा। चलो घर चलते हैं। अरमान की बात पर सबने इस बात में सर हिलाया और वो कमरा अदालत से बाहर निकल गए। हारून मिनाल के पास आया, अपना गला खंगाल कर मिनाल का ध्यान अपनी तरफ मरकूज़ करवाया। मिनाल ने चौंक कर उसे देखा। कैसी हो? उसने नरमी से सवाल पूछा। मिनाल के चेहरे पर संजीदगी छाई थी। नज़र नहीं आ रही? बिल्कुल ठीक ठाक तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। उसका लहजा तल्ख था। हारून हंस पड़ा। तुम कभी प्यार से बात नहीं कर सकती? उसने हसरत से कहा कि मिनाल की आंखों में नागवारी उमड़ आई। मुझे तो ऐसे ही बात करनी आती है, तुम्हें मसला है तो मेरे मुँह ना लगो। फटाक से उसके मुंह पर जवाब देती इससे पहले वो अपने कदम बाहर की जाने बढ़ाती, हारून की बात ने उसके कदम रोक दिए। ऐसे मरवत भी किसी चीज़ का नाम है? बहुत ही कोई नाशुक्र इंसान हो। एक तो आधी रात को मैंने उस दिन तुम्हारी मदद की, तुम्हें अरेस्ट होने से बचाया, फिर तुम्हें बेगुनाह साबित किया, मगर तुम मेरा वतन शुक्रिया तक न कह सकी। हारून काफ़ी संजीदा था। मिनाल वापस पलटी, आंखों में अभी भी गुस्सा था। मेरी मदद की है तो क्या एहसान जताओगे? अगर तुम उस रात ना आते तो अरमान भाई आ जाते। मैं तुम्हें इन्हिसार नहीं करती, इसलिए आइंदा मुझसे इस लहजे में बात करने की कोशिश मत करना। हारून हैरान रह गया। क्या लड़की थी? कसम से तुम वाकई प्यार से बात किए जाने के काबिल नहीं हो। शुक्रिया कहना सीखा नहीं है? खैर छोड़ो, मेरे साथ लंच पर चलोगी? वैसे तो मैं बेगुनाह साबित करने की कोशिश में मुझे ट्रीट देनी चाहिए थी। अपने दोस्तों का निकाह छोड़कर मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर वहाँ आया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे नहीं आना चाहिए था। मगर कोई बात नहीं, आज का लंच मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। मिनाल उसे गुस्से से घूर रही थी। अपनी ये घटिया ऑफ़र अपने पास रखो। मुझे ना ही तुम में और ना ही तुम्हारे लंच में कोई इंटरेस्ट है। मिनाल के गुस्से का ग्राफ पड़ा और दोबारा बाहर जाने के लिए पलटी, मगर दूसरे ही पल उसके कदम पत्थर हो गए। हारून के हाथ में उसकी कलाई आ चुकी थी। तुमने क्या दूसरों का दिल तोड़ने की खास क्लासेस ले रखी हैं, या फिर अपना दिल तोड़ने की सज़ा और सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालती हो?
یا شاید تمہارا زور مجھ پر ہی چلتا ہے؟ ہارون کے لہجے میں ایک عجیب سی تکلیف تھی جو ملال صاف محسوس کر گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوما۔ دلہن کے لباس میں شیشے کے سامنے کھڑی وہ خود کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ کسی نے ملال کے وجود میں کانچ کی کرچیاں ماری تھیں۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اپنا ہاتھ ہارون سے آزاد کروایا۔ تم میرے نامحرم ہو، آج تو ہمت کر لی مجھے چھونے کی۔ خبردار آج کے بعد مجھے ہاتھ لگانا اگر سوچا بھی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی انسپیکٹر، وہ چلائی تھی۔ ہارون کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ مطلب اب تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے محرم بننا پڑے گا؟ انٹرسٹنگ، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور مینال کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ وہ اس پاگل انسان سے بحث کرتی وہاں سے باہر نکلی، مگر جاتے جاتے بھی ہارون کی آواز پیچھے سے کانوں میں پڑی۔ میری لنچ کی آفر ابھی تک برقرار ہے، جانا چاہو تو بتا دینا، مسکراتا بولا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری لنچ کی آفر۔ وہ پیر پٹکتی عدالت سے باہر نکل گئی۔ ارمان پارکنگ سے گاڑی نکالنے کے لیے گیا تھا، وہ وہیں ایک سائڈ پر کھڑی تھی جب اچانک اس کے سامنے نہ جانے کہاں سے وہ نمودار ہوا۔ لانگ ٹائم زرین حیدر خان، اپنے عقب سے آنے والی آواز پر زرین بے حد بری طرح سے اچھلی۔ اسے لگا جیسے اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے بے یقینی سے پلٹ کر بائیں جانب دیکھا، جہاں بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، بال نفاست سے سیٹ کیے، وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ زرین کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ الفاظ لبوں سے نکلنے سے انکاری ہوئے، زبان تالوں سے چپک گئی۔ اس کی کالی گہری آنکھیں، ہلکی سی بیئرڈ، کسرتی وجود، 6 فٹ سے نکلتا قد، گندمی رنگت، اور وہ بہت ہی ہینڈسم نوجوان تھا۔ کم و بیش 26-27 سالہ حسن کی مثال وہ الماس قریشی تھا، اور زرین اسے ایک نظر دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ تم؟ اس کے لب بہت مشکل سے ہلے، وہ چہرہ جھکا کر ہنس پڑا تھا، پھر اپنا گال سنانے لگا۔ قسم سے تمہارے ہاتھ کا تھپڑ آج بھی مجھے اپنے کان میں گونجتا سنائی دیتا ہے۔ یاد ہے نا، میں نے کہا تھا کہ تم سے اس تھپڑ کا حساب سود سمیت واپس لوں گا، تو بس یہ سمجھو کہ تم سے اس تھپڑ کا حساب لینے کے لیے الماس قریشی واپس آ گیا ہے۔ وہ ایک قدم زرین کی جانب بڑھتا بہت ہی سرد اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا کہ زرین ڈرتی 4 قدم پیچھے ہوئی۔ ویسے تم تو بہت ہی بڑی گیم پلانر نکلی، شادی بھی کر لی۔ مجھے پتا ہوتا تو تمہاری شادی کو بربادی بنا دیتا، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ مجھ پر تم نے اس ارمان عالم کو فوقیت دی ہے، تو میرا تم سے وعدہ ہے ارمان عالم کو تباہ نہ کر دیا تو میرا نام بھی الماس قریشی نہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ زرین کو اپنے کانوں میں زہر کی مانند جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پھٹی پڑی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اپنے خواب آنے لگے۔ اس نے کچھ دن پہلے ارمان کو کسی مصیبت میں دیکھا تھا، تو کیا یہ ارمان عالم کی زندگی میں کسی مصیبت کی طرح نازل ہوا تھا؟ زرین کو اس وقت بے حد خوف محسوس ہوا۔ زرین کے چہرے کی ہوائیاں اڑی، دیکھتے وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ کیا ہوا؟ آج تھپڑ نہیں مارو گی؟ ساری بہادری ہوا ہوئی تھی؟ بات کرتے ہوئے اچانک وہ سنجیدہ ہوا۔ تم نے الماس قریشی پر ہاتھ اٹھا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھیانک غلطی کی تھی زرین خان، اور تم دیکھتی جاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کرتا ہوں۔ بہت دیر کے بعد زرین نے خود پر قابو پایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتی، وہ زرین کے عقب سے آتے ارمان کو دیکھتے پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک ساکت کھڑے اس شخص کو جاتے دیکھ رہی تھی، اتنے میں اس کے عقب میں ارمان آ کھڑا ہوا۔ تم اسے جانتی ہو؟ وہ کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ ارمان کی آواز پر وہ بے یقینی سے پلٹی۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ اس نے الٹا ارمان سے سوال پوچھا۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہما قریشی کا بھائی ہے یہ الماس قریشی، اور زرین کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ ارمان نے ان دونوں کو دور سے ہی دیکھا تھا اور ویسے کچھ کہہ رہا تھا۔ زرین نے بہت مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا۔ کچھ نہیں، وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ میری وجہ سے اس کی بہن بے موت ماری گئی۔ وہ جھوٹ بول گئی تھی۔ وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی، مگر فی الحال ارمان کو سچ بتانا کسی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ تم پریشان مت ہو، اسے میں خود ہی دیکھ لوں گا، تم چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی کی جانب لے گیا۔ زرین کا دماغ بہت بڑی الجھن کا شکار تھا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ گاڑی شیرازی ہاؤس کی جانب رواں دواں تھی۔ الماس قریشی ہما قریشی کا بھائی تھا، وہ پورے 1 سال بعد دوبارہ اس کی زندگی میں واپس آ گیا تھا۔ اگر ارمان کو پتہ چلا کہ ماضی میں کیا ہوا تھا تو شاید وہ اس سے مزید بدگمان ہو جائے۔ پہلے ہی اس کی زندگی میں اتنی ساری ٹینشنز تھیں، ایک اور مصیبت کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل پریشانی سے اپنا ماتھا مسل رہی تھی، ایک ہاتھ کی مٹھی بنائی انگلیوں کو ایک دوسرے میں سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ ارمان کی نکیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ کانوں میں ارمان عالم کی آواز پڑی۔ تم نے ایسا کیوں کہا کہ وہ ایکسیڈنٹ نہیں، وہ قتل تھا؟ جیسے ارمان ابھی تک اس بات میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ زرین نے آنکھیں کھولے کچھ الجھن سے ارمان کو دیکھا، وہ جیسے ارمان کا سوال سمجھ نہ سکی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ مری نہیں تھی، وہ ماری گئی تھی؟ وہ 4 سال پہلے ہوئے اس حادثے کی بات کر رہا تھا۔ زرین نے گہری سانس لی، وہ سمجھ گئی تھی کہ ارمان کیا جاننا چاہتا ہے۔ میں نے وہی کہا جو مجھے لگا۔ کیا آپ نے ایک بار بھی یہ بات سوچنے کی کوشش کی کہ 8 سال، پورے 8 سال تک وہ لڑکی آپ کی خاطر آپ کا انتظار کرتی رہی، پھر ایک ہی دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ آپ کے آنے سے ایک دن پہلے چلی گئی؟ کیا آپ کو نہیں پتا لگتا یہ عجیب ہے؟
ارمان کا پاؤں بہت زور سے بریک پر پڑا۔ گاڑی کو جھٹکا لگا، زرین بمشکل ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ارمان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کل رات ہارون نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ اس کے کانوں میں کل رات ہارون کے کہے الفاظ گونجے۔ زرین کے لبوں کو ایک تکلیف تھا مسکراہٹ نے چھوا۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی چیزیں بہت سمپل ہوتی ہیں، بہت سیدھی۔ سچائی ہمارے سامنے ہوتی ہے مگر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ دوسرے وہ صاف دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہارون بھائی کو بھی ہر چیز واضح نظر آ رہی ہو مگر آپ دیکھ نہیں پا رہے۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہے مگر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ اپنی آنکھیں کھولیں، حقیقت کو دیکھیں۔ ضروری نہیں ہر بار جو آپ کو دکھایا گیا وہی سچ ہو۔ بہت بار چیزیں نظروں کا دھوکہ ہوتی ہیں۔ سچ جاننے کی کوشش کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی مرضی سے آپ کو چھوڑ کر گئی ہوگی۔ آپ نے آج تک یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ 8 سالوں میں کیا ہوا؟ ارمان نے ایک دم سے اپنے لب بھینچ کر لیے۔ اس کا دماغ مزید الجھن کا شکار ہو گیا۔ تمہیں نہیں لگتا تم اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی جانتی ہو؟ ارمان نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے سوال پوچھا۔ زرین کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ عموماً ایک لڑکی ہی دوسری لڑکی کی فیلنگ سمجھ سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ محبت تو کرتے ہیں مگر یقین نہیں رکھتے، اعتبار نہیں کرتے۔ زرین کی بات ارمان کو اپنے چہرے پر کسی تماشے کی طرح لگی محسوس ہوئی۔ تم میری محبت کو جج کر رہی ہو؟ ارمان نے تلخ لہجے میں سوال پوچھا۔ زرین نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں لگتا ہے میں غلط ہوں؟ وہ ایک بار پھر اسے درشتی سے بولا۔ زرین نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ آپ غلط نہیں ہیں، آپ صحیح ہیں اپنی جگہ اور اپنی کہانی میں۔ ہر انسان وکٹم ہوتا ہے۔ آپ غلط نہیں ہیں، آپ صرف وکٹم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ آپ کو جو رخ دکھایا گیا ہے وہ غلط نہیں تھا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صحیح ہیں۔ آپ اپنی جگہ اپنے حساب سے تو صحیح ہیں مگر آپ کو جو رخ دکھایا گیا وہ غلط ہو سکتا ہے۔ ارمان نے بے حد بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے اتنے اچھے سے کیسے سمجھ لیتی تھی؟ وہ حیران تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ زرین کی نگاہ ارمان کے والٹ تک گئی جو ڈیش بورڈ پر پڑا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ارمان کا والٹ پکڑ لیا۔ ارمان نے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ میں اس کا والٹ کھول لیا۔ اب 9 سالہ زرین کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کچھ پلوں بعد زرین کی آواز گاڑی میں گونجی۔ ارمان خاموش تھا۔ اس نے خود ہی اپنا سوال پوچھ لیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے مگر دکھنے میں کیسی تھی؟ نہ جانے وہ کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ ارمان نے اپنے تنے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے چھوڑے۔ بہت ذہین تھی، خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورتی اس سارے گلریز میں کہیں نہیں ہو۔ اور ارمان چند پل کو خاموش ہوا۔ زرین کو اپنے پیٹ میں تتلیاں رقص کرتی محسوس ہوئیں۔ وہ جیسے ارمان عالم کے الفاظ اور اس کے سحر میں کھو گئی۔ وہ بہت کم اپنے دل کی بات کرتا تھا مگر جب کرتا تھا تو دل چاہتا تھا کہ اس کے دل کے حال کو جانا جائے۔ اور کیا؟ وہ جیسے بے چین ہوئی۔ ارمان گاڑی چلاتے لاپرواہی سے بولا۔ بھلا کی زبان دراز تھی، اس سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چھن کرتے 9 سالہ زرین کا چہرہ لہرایا۔ زرین ہنس پڑی تھی جیسے وہ دل سے خوش ہوئی ہو۔ ارمان نے حیرت سے چہرہ موڑے اسے دیکھا۔ وہ ہنستی ہوئی پیاری لگتی تھی۔ اس کے دل نے بے سختہ اعتراف کیا۔ اور آپ کو کیسی لگتی تھی؟ زرین کے اس سوال پر ارمان اعلیٰ مسکرایا تھا۔ وہ جیسے کسی عجیب سے لمحے کے زیر اثر کہیں کھویا۔ بس محبت، فقط محبت۔ زرین بے حد بے یقینی سے اس شخص کو دیکھے گئی۔ جب اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں تو ایک بار سچ جاننے کی کوشش تو کریں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے آخر کیا ہوا کہ وہ چلی گئی؟ وہ چاہتی تھی ارمان خود سچ تک پہنچے۔ گاڑی شیرازیہ اس میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی سچ جاننے کی لیکن جب وہ وہی نہیں رہی تو کیا سچ جانوں، کیسے جانوں، کس سے پوچھوں؟ زرین ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اس نے گاڑی پورچ میں پارک کی۔ تم جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، مجھے کہیں جانا ہے۔ زرین نے ایک نظر اسے دیکھا پھر خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔ اس کی گاڑی سے اترنے کے بعد اس نے ایک آخری نظر زرین کو دیکھا جو لاؤنج کے دروازے کی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ پھر اس نے گاڑی ریورس کی اور گاڑی شیرازی ہاؤس کا گیٹ عبور کرتی ایک بار پھر باہر نکل گئی۔ زرین تب تک گاڑی کو دیکھتی رہی جب تک گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ پھر وہ ایک گہری سانس لیتی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ سیدھا ملکاز آیا تھا۔ انابیہ جلے پیر بلی کے مانند لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی جو وہ اندر داخل ہوا۔ ارمان تم یہاں؟ فاریہ بیگم نے بوکھلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں ممانی، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ اتنا کہہ سیدھا زرمینہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کی چابی کہاں ہے؟ فاریہ بیگم کو دیکھتے اس نے کچھ اونچے لہجے میں پوچھا۔ میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور چابی لا کر ارمان کے ہاتھ پہ رکھی۔ اس کمرے کو کسی نے کھولا تو نہیں؟ سخت لہجے میں سوال پوچھا۔ فاریہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ 4 سال پہلے ارمان نے اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کو بند کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو سختی سے تنبیہ کی تھی کہ کوئی بھی اس کمرے کو نہیں کھولے گا۔ مگر تم کیا کرو گے اندر جا کر؟ انابیہ نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ تمہیں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ انابیہ اپنے کام سے کام رکھو اور اندر آنے کی کوشش مت کرنا۔ سختی سے کہتے ہوئے دروازہ بند کرتے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اگر اس سے کوئی سراغ مل گیا تو؟ فاریہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے کچھ نہیں ملے گا۔
मैंने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं वहाँ जिससे इसे कोई शक हो। अनाबिया ने गुस्से से अपनी माँ को घूरा और फिर अपने कमरे में जाकर गायब हो गई। उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारते कमरे की लाइट्स ऑन की। कमरा रोशन हो गया। कमरे की हालत देखते साफ पता चल रहा था कि सालों से कोई इस कमरे में दाखिल नहीं हुआ। वो कदम कदम चलता बेड तक आया तो उसने बेड के साइड टेबल पर जरीन और जमीना बेगम की एक तस्वीर देखी। अरमान आलम के लबों को तकलीफ था मुस्कुराहट ने छुआ। उसकी नज़र बेड की दूसरी जानिब उठी। दूसरे साइड टेबल पर भी एक तस्वीर पड़ी थी। वो चलता हुआ साइड टेबल तक आया। वहाँ अरमान और जरीन की बचपन की एक तस्वीर थी। गार्डन में खड़े एक साथ दोनों कितने प्यारे लग रहे थे। अरमान ने तस्वीर उठाई और बेसाख्ता अपने सीने से लगा ली। वो चलता हुआ साइड टेबल तक आया। वहाँ अरमान और जरीन की बचपन की एक तस्वीर थी। गार्डन में खड़े एक साथ दोनों कितने प्यारे लग रहे थे। अरमान ने तस्वीर उठाई और बेसाख्ता अपने सीने से लगा ली। फिर उसकी निगाह सारे कमरे में घूमी। वो स्टडी टेबल तक आया और अब स्टडी टेबल के दराज खोले कुछ तलाश कर रहा था, मगर वहाँ पर सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें थीं। उसकी कुछ नोटबुक्स, कुछ पेंसिल्स। अरमान ने अपनी दी हुई डायरी तलाश करने की कोशिश की, मगर उसे वो डायरी कहीं नहीं मिली। वो हैरान था, अगर ज़ीन को इसके साथ रहना ही नहीं था तो फिर वो इसके दिए हुए तोहफे यहाँ छोड़कर जाती। क्या वो इसकी चीज़ें फेंक गई थी? नहीं, वो सच की तलाश में यहाँ आया था। इसे सच जानना था, इसके आने से पहले इस दिन क्या हुआ था। अब वो चलता हुआ अलमारियों तक आया। फिर सारी अलमारियाँ खोल दी। ज़रीन के कुछ पुराने कपड़े पड़े थे। उसके अलावा इसका कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो अरमान की किसी भी किस्म की हेल्प करता। अरमान सारे दराज तलाश कर रहा था और उसे एक दराज में एक आई ड्रॉप्स की शीशी मिली। वह हैरान हुआ, शीशी खाली थी। मगर वो आई ड्रॉप्स थे किसके? अरमान ने वो ड्रॉप्स की शीशी अपनी जेब में डाली। उसने ज़रीन को इतने सारे गिफ्ट दिए थे। उसका बहुत प्यारा लकड़ी का बना बॉक्स, हर चीज़ गायब थी। कब इसका सारा सामान अपने साथ लेकर गई थी? जब इसे अरमान आलम से कोई कंसर्न रखना ही नहीं था तो फिर वो क्यों इसके दिए तोहफे लेकर गई? वो सब कुछ क्यों नहीं छोड़ गई? एकदम ही उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया। अब हर चीज़ वापस कमरे की सेट करता, कमरे को लॉक करता दोबारा बाहर निकल आया। फौरिया बेगम ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर वो तनफन करता घर से बाहर निकल गया। मैं ज़रीन को तबाह कर दूंगी मम्मी। इस बार तो बच गई, मगर अगली बार मैं से ऐसी साजिश करूंगी कि वो बच नहीं सकेगी। नाबिया पूरी ताकत से चिल्लाई। वो अपने एक जानने वाले डॉक्टर के पास गया। वो पुलिस वाला था, इसका शहर के बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता था। वो दोनों आमने सामने हॉस्पिटल के इस कैबिन में बैठे थे। मैं इन ड्रॉप्स के बारे में जानना चाहता हूँ, ये ड्रॉप्स किस लिए हैं? वो बेहद बेचैन था। डॉक्टर ने ड्रॉप्स की शीशी देखी, उसका नाम पढ़ा, कुछ देर शीशी का मुआयना किया, फिर अरमान की तरफ देखा। ये आई ड्रॉप्स अमूमन आँखों की जलन या फिर आँखों के ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को दिए जाते हैं, या फिर अगर पेशेंट की आँखें जल गई हों, जैसे कोई एसिड या कोई केमिकल आँखों में चला गया, तो इस सूरत में भी पेशेंट को ये ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ये ड्रॉप्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना पेशेंट नहीं ले सकता, क्योंकि ये बहुत रेयर मेडिसिन है और पेशेंट को ये काफ़ी अर्से तक इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से ये 3-4 साल पुराने ड्रॉप्स हैं। अगर तो पेशेंट की आंखों का ट्रांसप्लांट हुआ था तो शायद इसलिए इसने ये इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन अगर इसकी आंखें किसी ख़तरनाक केमिकल से जली थी तो हो सकता है पेशेंट अभी भी ये ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहा। अरमान आलम को अपने कानों में धमाके होते महसूस हुए। 4 साल मतलब वो ड्रॉप्स ज़मीना खला के तो नहीं होंगे सकते। तो क्या ज़रीन कोई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। उसकी आंखें तो इतनी प्यारी थीं, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थीं, उसकी आंखों को कुछ नहीं होना चाहिए था। इसे तो इन आंखों से इश्क था। वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आया, मगर दिमाग मुख्तलिफ सोचों का शिकार था। क्या ज़रीन की आंखों को कुछ हुआ था? और सोचते हुए एकदम से अरमान आलम की आंखों के सामने वो काली आंखें लहराईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हारून की बात सच थी? ज़रीन ही इसकी ज़री थी? तो क्या इसकी आंखें काली हो गई थीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो इसकी ज़री होती तो इसे बताती। वो अपनी ज़री को पहचान सकता था। वो इसे लोगों की भीड़ में भी ढूंढ सकता था, लेकिन इससे कभी होता तो ज़रीन ज़रीन ही ज़री हो। इसे अब शक होने लगा, मगर इसे अपने शक को यकीन में बदलना था। मगर कैसे? वो अपने सर को दोनों हाथों से मसल रहा था। वहीं सड़क किनारे गाड़ी रोके वो गाड़ी से बाहर निकल आया। तुम्हें क्या हो गया अरमान आलम? तुम पागल हो गए हो? तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत हो रही है, इसलिए तुम इसे अपनी ज़री समझने लगे हो। वो तुम्हारी ज़री नहीं हो सकती। तुम कैसे किसी दूसरी लड़की को अपनी ज़री की जगह दे सकते हो? ठीक है, वो खूबसूरत है, मगर वो चाहकर भी तुम्हारी ज़री नहीं हो सकती। ठीक है, वो अच्छी लड़की है, मगर वो ज़री नहीं है। ये बात अपने इस दिमाग में बिठा लो अरमान आलम, कि वो लड़की तुम्हारी ज़रीन है। वो सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा है। अगर वो तुम्हारी ज़री होती तो तुम्हें कभी भी इतनी तकलीफ़ में देख ही ना सकती और तुम्हें बता देती। लेकिन ये लड़की, ये मेरी ज़री नहीं हो सकती। वैसे भी तो वो किसी और से मोहब्बत करती है। हाँ, मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। अगर मैं इसे नहीं छोड़ा तो मैं पागल हो जाऊँगा, या फिर इसकी मोहब्बत में दीवाना होकर कुछ बहुत बुरा कर गुजरूँगा। उसकी जान को ख़तरा भी तो है। कोई है जो उसे मारना चाहता है, क्योंकि वो अरमान आलम की बीवी है। तो मैं इस वजह को ही ख़त्म कर दूँगा। वो अपने आप से मुसलसल बातें करता हुआ बेबसी का शिकार था, मगर दिल से आवाज़ निकली, तुम पागल हो गए हो अरमान आलम?
सिर्फ इस वजह से उसे छोड़ दो क्योंकि उसकी जान को खतरा है? तुम पुलिस वाले हो, उसकी हिफाजत करो, बहादुर मर्द बनो, अपनी बीवी की हिफाजत करो। हे बुज़दिलों की तरह छोड़ देना किसी मसले का हल नहीं। उसका दिल समझ रहा था मगर दिमाग नफ़ी कर रहा था। वो उलझ कर रह गया था, लेकिन एक बात तो तय थी, उसे बस इस मोहब्बत के जाल से निकलना था। वो लड़की उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रही थी, उसे दोबारा मोहब्बत नहीं करनी थी। आंखों से कितने ही आंसू टूटकर गालों पर फिसल गए। इस्लामाबाद शहर पर रात उतर चुकी थी। वो रात के किसी पहर शराजी हाउस में दाखिल हुआ, कमरे में आया तो वो सो चुकी थी। अरमान ने अपना मोबाइल, वॉलेट और गाड़ी की चाबियां साइड टेबल पर रखी तो नज़र ज़रीन के मोबाइल पर गई। कुछ सोचते हुए उसने ज़रीन का मोबाइल उठाया। जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर निगाह गई तो वो हैरान रह गया। उसने लॉक स्क्रीन पर अरमान की तस्वीर लगा रखी थी। वो बेहद बेयकीन था। क्या थी ये लड़की? हर बार इसे नया झटका देती थी। क्या वह इसकी इतनी वफादार थी? वह इसका मोबाइल का पासवर्ड नहीं जानता था, इसलिए मोबाइल वापस रख दिया और शायद वो जो देखना चाहता था वो इसे नज़र आ गया था। उसकी निगाह बेड पर सोई हुई ज़रीन पर गई। मैरून कलर के नाइट ड्रेस में वो दाईं जानिब करवट लिए पुरसुकून होकर सो रही थी। वो आज की रात हर किस्म के दुख और इल्ज़ाम से भरी हो चुकी थी, इसलिए गहरी नींद सो रही थी। सुबह बेगम भी काफ़ी पुरसुकून हो चुकी थी, मगर अरमान सोच चुका था कि इसे हर हाल में इस लड़की को खुद से दूर करना था और वह दोबारा मोहब्बत नहीं करेगा। इसे खुद को मोहब्बत करने से रोकना था। चंद दिन मज़ीद सरक गए। इस्लामाबाद शहर पर एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। शहर पर मौसम भी खुशगवार उतरा था। शराजी हाउस में झांक कर देखें तो घर का माहौल खुशगवार था। पिछले कुछ दिनों से छाई हुई कल्फत दूर जा सोई थी। इस वक्त लाउंज में मुस्कुराहटों और खिलखिलाहटों की आवाज़ें आ रही थीं, क्योंकि शराजी साहब पाकिस्तान वापस आ चुके थे। सुबह बेगम और अरमान इनके सामने बैठे मुसलसल बातों में मसरूफ़ थे। वो किचन से बाहर निकले और इन सब के सामने चाय के कप रखे। शराजी साहब ने मुस्कुरा कर उसे देखा। उन्हें अपनी ये बहू बहुत पसंद आई थी। सुलझी हुई, सलीकेमंद और बहुत सादतमंद थी। इससे पहले वो वापस पलटती और किचन में जाती, शराजी साहब ने उसे रोक दिया। बस करो बेटा, ये काम छोड़ दो, नौकरानियाँ कर लेंगी। तुम यहाँ हमारे पास बैठो, चाय पियो। अहमद शराजी की आवाज़ पर वो पलटी, फिर मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और अरमान के पास कुछ फासले पर बैठ गई। अब वो इससे इसके मशगले और इसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे और वो मुस्कुराकर इनकी बातों का जवाब दे रही थी। उन्होंने एक नज़र ज़ुबिया बेगम और दूसरी नज़र अरमान पर डाली। वैसे तुम दोनों ने मेरी गैर मौजूदगी में एक अच्छा काम तो किया। मुझे इतनी प्यारी और सुलझी हुई बेटी ला कर दे दी। मुझे तो अपनी बहू बहुत पसंद आई है। हाँ, जो तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। और जो इनकी आंखों में नमी झलमलाने लगी। उसने बिना कुछ कहे इस बात में सर हिलाया। वो शख्स इसके लिए इसके बाप जैसा ही था। 55 साल अहमद शराजी साहब आज भी हैंडसम और यंग ही लगे थे। वो भी अरमान की तरह पुरकशिश चेहरे के मालिक थे। कहीं से नहीं लगता था कि वो 55 साल के हो चुके थे और वो अपनी सेहत का काफ़ी ख्याल रखते थे। और ज़ुबिया बेगम भी बहुत स्मार्ट और स्लिम थी। वो मुस्कुरा पड़ी। बिलाखिर हुमा कुरैशी का टॉपिक उसकी ज़िंदगी से बंद हो चुका था, मगर वो भूल गई थी कि उसकी जगह अलमास कुरैशी उसकी ज़िंदगी में अंधेरी लाने के लिए अभी भी मौजूद है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे अब वो और अरमान के बदले रवैये को नोट कर रही थी। वो हर वक्त खामोश रहता था। जब से शराजी साहब वापस आए थे वो इनसे भी ज़्यादा बात नहीं करता था। इसने साफ अरमान और इसके बाप के दरमियान एक अजीब सा फासला देखा था। इन दोनों का रिश्ता बहुत अजीब सा था। वो बाप बेटा होकर भी दूर दूर रहते थे। काफ़ी दिनों से अरमान बहुत खामोश था, बस ज़रूरत की बात करता। अक्सर वो घर से गायब रहता, रात को भी काफ़ी देर तक आता और सुबह जल्दी निकल जाता। जरीन से तो बात करने का जैसे मौका ही नहीं मिल रहा था, या फिर जैसे वो जानबूझकर इससे बात ना करनी पड़े इसलिए इसकी नज़रों से ओझल रहता था। ये रात का वक्त था। अरमान कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ तो वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल रही थी। वो अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियां साइड टेबल पर रख रहा था जब इसके पहलू में आकर खड़ी हुई। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरमान ने पलट कर उसे देखा। चंद दिनों से वो अपना ख्याल रखने लगी थी। आज भी मैरून कलर का नाइट ड्रेस पहन रखा था। अरमान ने उसके वजूद से निगाहें चुराए, चेहरा मोड़े। बोलो। उसका लहजा हर किस्म के तासुर से आ रही था। मैं सोच रही थी कि कल अगर आपके पास टाइम हो तो हम कहीं लंच पर चलें। उसने मुस्कुराकर अरमान से पूछा। वो अपने और अरमान के रिश्ते को बेहतर करना चाहती थी। वैसे भी अब अरमान का रवैया उसके साथ बहुत बेहतर हो गया था। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। मेरे पास किसी भी फजूल लंच के लिए टाइम नहीं। अरमान चेहरा मोड़े कुछ गुस्से से बोला। जरीन ने हैरान होते उसे देखा। टाइम तो निकालना ही पड़ता है, आपको नहीं लगता अब हमें अपना रिश्ता बेहतर करना चाहिए? मैं जानती हूँ हमारा निकाह जिन हालात में हुआ वो हालात में बेहतर नहीं थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि हम अपने रिश्ते को वक्त दें, समझें, एक दूसरे को जानें। कभी ना कभी किसी न किसी जगह से हमें स्टार्ट तो करना ही होगा। जरीन ने नरम से लहजे में अपनी बात की वजाहत की। अरमान का दिल बेअख्तियार धड़का, मगर वो अपने दिल का सलाता कैफियत अख्तियार सवाकियत अख्तियार करने पर उतर आया। तुम्हें समझ नहीं आती? मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। इसकी आवाज़ ना चाहते हुए भी ऊंची हो गई। जरीन की आंखों में जैसे कांच की गिरशियाँ सी चुप गईं। इसे भी गुस्सा आ गया।
آپ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ جب میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، خود کو آپ کی پسند ناپسند کے مطابق ڈھال رہی ہوں، تو پھر ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ بھی تلخ ہوئی۔ ارمان آگے بڑھا اور سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، میری زندگی میں ہر چیز ادھر بدل ہو گئی تھی۔ تمہارے آنے سے پہلے میں ایک پرسکون زندگی گزارا تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد رات کو سکون سے سو تک نہیں پاتا۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، سمجھ نہیں آتی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، اور مجھے تم سے سب سے زیادہ نفرت تمہاری ان کالی آنکھوں سے ہے۔ سن لیا سچ؟ تم نے میری زندگی عذاب کر دی ہے، وہ چلایا تھا۔ زرین کی آنکھوں میں جھناکے سے کچھ زخمی ہوا۔ دل گرچی گرچی ہوا تھا، یا پھر روح وہ سمجھ نہ سکی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے جسم سے روح کھینچ کر نکال دی ہو۔ وہ بے بسی کی مورت بنی اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ بہت سب کے باوجود بھی آنکھوں سے اشک بہتے گالوں پر پھسلنے لگے۔ پھر جیسے اس کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے اور کہنے کی صلاحیت تک آیا، وہ زخمی سا مسکرا دی۔ اچھا ایسا ہے، میں نے آپ کی زندگی عذاب کر دی ہے، تو ٹھیک ہے، ختم کر دیں سب کچھ، چھوڑ دیں، مجھے طلاق دے دیں، تاکہ میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں۔ آپ نفرت کرتے ہیں نا مجھ سے، تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں آپ سے آئندہ کبھی آپ کو نظر نہیں ملاؤں گی۔ چھوڑنا ہے تو طلاق دینی ہوگی، آج فیصلہ آر پار کر ہی دیں۔ جب ہم دونوں ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے تو پھر یہ بہت عزت سے ہم اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ بے بسی سے چلاتی اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس شخص کی بے رخی برداشت کرتے کرتے ارمان کو لگا جیسے کسی نے اسے موت کا پروانہ سنا دیا ہو، تو یعنی کہ وہ واقعی کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور وہ ہر چیز کو اپنے حساب سے لے رہا تھا۔ اس نے غصے سے واپس پلٹتے اپنا موبائل اٹھایا۔ فائن، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے۔ اتنا کہتے اس نے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ زرین پتھر ہوتی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اب کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے طلاق کے کاغذات بنوانے ہیں، جلد سے جلد بن جانے چاہیے۔ اور زرین کو اپنے سر پر سارے شرازی ہاس کی عمارت گرتی محسوس ہوئی، تو وہ ہتھیلی پر سرسن جمائے بیٹھا تھا، اسے چھوڑنے کے لیے تیار۔ زرین کو لگا اسے زیادہ وہ کھڑی نہیں ہو پائے گی، تو یہ طے تھا کہ وہ دونوں الگ الگ راستوں کے مسافر تھے، وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ بے اختیار نفی میں سہلاتی قدم پیچھے لیتی گئی، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکل جانے کے بعد ارمان وہیں بے بسی سے زمین پر گھٹنوں کے بل گرا، تو وقت آ گیا تھا ان دونوں کے جدا ہونے کا۔ جاری ہے۔